हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन अध्याय 47। राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 1923 से 1939 के बीच के जो आंदोलन है, इन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक अंतर्गत स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह 1928, इसके बाद समाजवादी विचारों का प्रसार, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दलित वर्गों के आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व, इन सभी को जो है कवर करेंगे। सबसे पहले स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो स्वराज पार्टी है, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के द्वारा विधान परिषदों के बहिष्कार का जो है निर्णय लिया गया था, परंतु इस विषय में कांग्रेस में दो मत थे, यानी दो मत थे। और चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक वर्ग का जो मत था कि कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाला वर्ग जो है इस प्रस्ताव का विरोधी था। ये लोग जो है इस प्रस्ताव को नहीं मानना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस चुनावों में भाग न लेकर रचनात्मक कार्यों में लगी रहे। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो है गया में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। 1922 के जो गया अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन में ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्तावों को जो है अस्वीकार कर दिया। और इस प्रस्ताव के समर्थकों ने 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी, परमिशन दे दिया। स्वराज्यों ने केंद्रीय परिषद की 101 सीटों में से 42 सीटों पर जो है विजय प्राप्त की। ये लोग जीत गए और मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल और उत्तर प्रदेश व बंबई में व्यापक सफलता मिली। ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियां और प्रस्तावों के लिए परिषदों की सहमति प्राप्त करना जो है लगभग असंभव बना दिया। सरकार ने 1928 ईस्वी में विधान परिषद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत वह भारत की आजादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले किसी भी गैर भारतीयों को देश से निकाल सकती थी, परंतु यह विधेयक पारित नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। सरकार ने पुनः इस विधेयक को जो है पेश करने का प्रयास किया, यानी जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, इसको पेश करने का प्रयास किया। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल, याद रखिएगा विठल भाई पटेल इस समय विधान परिषद के ये अध्यक्ष थे, और विठल भाई पटेल ने इस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पॉइंट आपको जो है रिवीजन करते रहना है, याद रखना है, नोट्स बनाते रहने हैं। देखिए, परिषद में होने वाली चर्चा में भारतीय सदस्य जो है अक्सर सरकार को पछाड़ देते थे और उनकी निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। फरवरी 1924 में गांधी जी हैं, ये जेल से रिहा हुए और रचनात्मक कार्यक्रम है, इसको बढ़ावा दिया। किसने? महात्मा गांधी ने, जिसे कांग्रेस के दोनों गुटों ने स्वीकार किया था। रचनात्मक कार्यक्रम के सबसे प्रमुख घटक थे, याद रखिएगा, जैसे खादी का प्रचार, ये रचनात्मक कार्यों के मतलब घटक थे। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दूर करना। देखिए, किसी भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह हाथों से सूत काटने, जो सूत को हाथों से काटने और बुने गए खादी का प्रयोग करे तथा प्रतिमाह 2000 गज सूत काटे। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी संगठन की जो स्थापना की तथा देश भर में खादी भंडार खोले गए। गांधी जी खादी को जो है गरीबों की दरिद्रता से मुक्ति देने वाला और देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे। जो खादी था, ये गरीबों को जो है मतलब कि गरीबी से मुक्ति देगा और देश के आर्थिक उत्थान में ये जो है बहुत ज्यादा मदद का मतलब कि साधन होगा या मददगार होगा, ये इसको साधन मानते थे गांधी जी।
इसने आजादी के संघर्ष के संदेश को जो है देश के प्रत्येक हिस्से में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने में जो है योगदान दिया। चरखा आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया। किसान और मजदूर का जो आंदोलन था इसके बारे में देख लेते हैं। किसान और मजदूरों का जो आंदोलन था, तो आजादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन में किसानों ने जो है बड़ी संख्या में भाग लिया। देश के विभिन्न भागों में किसान सभाएं हुई। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों के दमन के विरुद्ध जो है लड़ाइयां लड़ी। किसानों को संगठित करने वाले कुछ नेता जो थे, जैसे बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा थे। जो किसानों को संगठित करने वाले जो कुछ नेता थे, नाम याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र के किसानों और आदिवासियों के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। किसने? अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र के किसान और आदिवासियों, आंध्र यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र के किसानों और आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। किसान आंदोलन के दो पक्ष थे, दो साइड था, तथा दोनों का आजादी के राष्ट्रीय संघर्ष से संबंध था। एक पक्ष था किसानों का आजादी के संघर्ष में शामिल होना, जबकि दूसरा पक्ष किसानों की शिकायतों से संबंधित था, जैसे जमींदारों, सरकार और महाजनों के द्वारा किसानों का शोषण। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह 1928 के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए, गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार के द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। 30% कर जो है बढ़ गया था, इसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बारदौली के किसानों ने क्या किया? सत्याग्रह किया। बाद में बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान जो है बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। कितना? 6.03%। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि प्रदान कर दी। तो जो सरदार पटेल हैं, इनके नेतृत्व में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ, यह सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो है उपाधि प्रदान की। औद्योगिक मजदूर भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे थे। 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन आरंभिक दौर का एक प्रमुख मजदूर संगठन था। देखिए, बीपी वाडिया और थिरु वी कल्याण सुंदरम चकराई चेटियार इसके प्रमुख नेता थे। बीपी वाडिया, थिरु वी कल्याण सुंदरम चकराई चेटियार इसके प्रमुख नेता थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता नारायण मल्हार जोशी थे, जिन्होंने मजदूरों के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन की स्थापना बंबई में 1920 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन? लाला लाजपत राय। चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए, ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां पर हुआ? लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। समाजवादी विचारों का जो प्रसार है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, समाजवादी विचारों एवं उन पर आधारित आंदोलनों का जो लक्ष्य है, पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा निर्मित असमानताओं को समाप्त करना। समाजवादी आंदोलन अपने दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय, देखिए जो समाजवादी आंदोलन है अपने दृष्टिकोण में ये क्या थे? तो अंतरराष्ट्रीयतावादी थे, यानी वे सभी देशों के आम लोगों और मजदूरों को जो है भाई भाई मानते थे, भाईचारा का व्यवहार करते थे तथा एक देश के द्वारा जो है दूसरे देश पर शासन करने के ये विरोधी थे। याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, उन्होंने दुनिया के सभी भागों में सामाजिक और आर्थिक
समानता स्थापित करने में प्रयत्नशील आंदोलनों और साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे संघर्षों का समर्थन किया। रूसी क्रांति ने रूस के सम्राट यानी जार के निरंकुश शासन को खत्म करने के या खत्म करके सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। और रूसी क्रांति ने घोषणा की कि प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है। रूसी क्रांति ने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे सभी लोगों को समर्थन दिया। देखिए, भारत के बाहर रह रहे क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ राय ने कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में कई वर्षों तक सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारत में समाजवादी विचारों का प्रसार करने के उद्देश्य से कई समाजवादी तथा कम्युनिस्ट संगठनों की स्थापना हुई। इन संगठनों के अधिकांश नेताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और इस समूह के कुछ जो नेता थे, नाम याद रखिएगा, इस समूह के कुछ नेता थे श्रीपाद अमृत डांगे, एम सिंगारवेलू, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद। इनमें से कुछ समूह जो थे एक दूसरे के नजदीक आए और उन्होंने 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब? 1925 में। मजदूरों और किसानों को संगठित करने में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति का देश के युवाओं तथा राष्ट्रीय आंदोलन के युवा नेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, इसके जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। देखिए, जिसने कांग्रेस के साथ जुड़कर क्या किया, काम किया। इसने किसानों और मजदूरों को संगठित करने में तथा आजादी के संघर्ष के सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों से संबंधित कांग्रेस के नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जो निराशा फैली थी, जो असहयोग आंदोलन था, जब ये वापस हुआ तो लोगों में निराशा फैल गई। उससे 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः क्या हुआ, आरंभ हुई। सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संगठन स्थापित किया। किन किन लोगों ने? तो याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने मिलकर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संगठन स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना। याद रखिएगा। इसके बाद काकोरी कांड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह कांड कब हुआ, यह घटना कब घटित हुई? 9 अगस्त 1925। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, HRA के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके इस घटना से जो संबंधित है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास और 4 को जो 4 क्रांतिकारी थे तो 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास और तथा 4 जो क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, जो 4 क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और गोंडा में फांसी दे दी गई। तो 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई, 4 को आजीवन कारावास दिया गया और 4 को फांसी दे दी गई। ये 4 जो फांसी पर लटकने वाले जो थे, नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, याद रखिएगा। और इन चारों को कहां पर? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में,
ठीक है। रोशन लाल को जो है इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोंडा में फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा, कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजेंद्र लाहिड़ी को जो है काकोरी कांड से जो संबंधित हैं इनको कहां पर फांसी दे दी गई, तो गोंडा में। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा प्रश्न का शैली भिन्न हो सकता है। इसके बाद HSRA के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। काकोरी कांड के पश्चात जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। अतः इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया और इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की जो है स्थापना करना था। इस संगठन के सक्रिय सदस्यों में भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर और सुखदेव आदि प्रमुख थे। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो सैंडर्स की हत्या कब हुआ? 17 दिसंबर 1928 को। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य लाहौर के पुलिस अध्यक्ष स्कॉट की हत्या करना था। जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान जो है लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था और 17 दिसंबर 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की जो है हत्या कर दी। स्कॉट के भ्रम में इन्होंने सोचा कि ये स्कॉट है, लेकिन सैंडर्स की हत्या कर दी गई इनके द्वारा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बम कांड है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह घटना कब घटित हुई, यह घटना किससे जुड़ा हुआ था? तो सबसे अगर बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो है सबसे नाटकीय घटना यह घटित कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में घटित हुआ, जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक ट्रेड डिस्प्यूट जो बिल है इस पर जब बहस चल रही थी, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की जो है आवश्यकता है। जो बहरे हैं इनको सुनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बम की। इस पर्चे पर लिखा हुआ था। जो पर्चा जो है जो असेंबली में फेंका गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। इन्होंने जब बम फेंका, पर्चे मतलब कि जो है फेंके, तो इन्होंने इस कांड के बाद भी, इस घटना घटित होने के बाद भी ये लोग जो है, जो भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं, ये वहां से भागने की कोशिश नहीं किए। वे वहीं पर खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते रहे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में अपने साथ बुरा बर्ताव किए जाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन एक क्रांतिकारी जिनका नाम था जतिन दास, इनकी मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने बड़े साहस का परिचय दिया और वे आख्यान पुरुष बन गए। ठीक है, याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, लाहौर जो षड्यंत्र मुकदमा 1929 है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक HSRA क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से जो है मुकदमा चलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और लाहौर षड्यंत्र कांड में क्या, लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया। उनमें से 3 क्रांतिकारियों जिनका नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, फांसी के समाचार से भारतीय जनता को बड़ा जो है आघात लगा, बहुत ज्यादा दुखित हुए। संपूर्ण देश में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और शोक सभाएं हुई। चंद्रशेखर आजाद पुनः भाग निकलने में सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को जो है गोली मार ली। इसके बाद चटगांव आर्मरी रेड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चटगांव जो आर्मरी रेड है,
बंगाल के एक अगर बात किया जाए तो बंगाल के एक नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्य सेन के द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का विशिष्ट स्थान था, आईआरए का। सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के जो है शिक्षक बन गए और इसीलिए वह सामान्यतः जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो सूर्य सेन है इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक, कहां पर, पूर्वी बंगाल के जो चटगांव नामक बंदरगाह है, यहां पर सूर्य सेन के नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने विद्रोह किया। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें चटगांव, मेमनसी और 22 साल के शस्त्रागारों पर जो है एक ही समय में हमला करने की योजना थी। इन क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार, सहायक टुकड़ी पर अधिकार करने, टेलीफोन एक्सचेंज और तार घरों को नष्ट करने के लिए 4 जत्थे भेजे थे। 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर जो है 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया। पंजाब में हरि किशन या कृष्ण ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा को फहराया गया और कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। कौन? सूर्य सेन। यह घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। देखिए, दिसंबर 1930 ईस्वी में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके कारागार महानिरीक्षक की जो है हत्या कर दी। आर्मरी रेड मुकदमे के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान में आजीवन कारावास की जो है सजा दी गई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां, नाम याद रखिएगा, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त थी। अंग्रेजों के हाथ न पड़े इसलिए प्रीतिलता ने जहर खा लिया और कल्पना दत्त को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1920 के दशक के आरंभ में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः शुरू हुई, जो अगले कुछ वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में जारी रही। इस बीच क्रांतिकारी यह अनुभव करने लगे कि हिंसात्मक घटनाओं से कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं होगा। समय के साथ अधिकांश क्रांतिकारी जो है समाजवादी विचारधारा की ओर जो है आकर्षित हुए। भगत सिंह और उनके मित्रों ने देश में समाजवादी क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता जो थे क्रांतिकारियों के तरीकों के विरोधी थे तथा अधिकांश लोगों ने संघर्ष का जो है अहिंसात्मक तरीका को अपनाया। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया था तब क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी इसने देश में लड़ाकू वातावरण पैदा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए नेताओं का जो उदय है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 20वीं सदी के तीसरे दशक में युवा नेताओं के एक नए समूह का उदय हुआ जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन तरुण नेताओं ने जनता को संगठित करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को जो है स्पष्ट करने में योगदान दिया। नए नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और राष्ट्रीय आंदोलन को जो है आम जनता की आकांक्षाओं के साथ जोड़ने पर ही यह सफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की दरिद्रता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आजादी प्राप्त करना आवश्यक है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज की पुनर्संरचना करना, दरिद्रता व पिछड़ेपन को समाप्त करना और समानता तथा न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इन नए नेताओं ने देश के जवानों को जो है अधिक प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं पर समाजवादी विचारों तथा रूसी क्रांति का गहरा जो है प्रभाव था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो सोवियत संघ की साम्राज्यवादी विरोधी विदेश नीति ने और रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ के एशियाई भागों की प्रगति ने उन्हें अधिक प्रभावित किया था, याद रखिएगा। नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे प्रमुख जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और याद रखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत लौटने पर वे गांधी जी के संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से जो है प्रभावित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हो गए। उनकी दृष्टि में जनता की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष आवश्यक था।
वे पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय राजाओं के द्वारा शासित राज्यों की जनता के कष्टों को जो है महसूस किया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं के द्वारा शासित राज्यों में आरंभ हुए जनता के संघर्ष को आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में मदद की। गांधी जी के पश्चात जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष के सबसे बड़े नेता बन गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म कटक यानी उड़ीसा में 1897 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता जो थे वकील थे। उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी जो उन्होंने बाद में लौटा दी थी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। उन्होंने सफल विद्यार्थियों में चौथा स्थान प्राप्त किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का सुभाष चंद्र बोस को जो है गहरा आघात पहुंचा था। इन्हें काफी जो है इससे दुख पहुंचा। अप्रैल 1921 ईस्वी में वे भारत लौट आए और राष्ट्रीय आंदोलन में वे जो है कह सकते सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो है 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसमें उन्होंने भाग लिया और इस दौरान वे चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। वे राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़ा नेता थे, बहुत बड़ा, और जो नेताजी के नाम से लोकप्रिय हुए। 1924 ईस्वी में उन पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और 3 साल जो है इनको जेल की सजा मतलब दी गई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई विचारधारा के नेता थे। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को जो है अधिक तीव्र बनाना चाहते थे। देखिए, वे कांग्रेस के स्वराज के उद्देश्य से संतुष्ट नहीं थे। स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था, अतः यह पूर्ण आजादी नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना होना चाहिए और आम जनता के सक्रिय सहयोग से ही इस लक्ष्य को जो है प्राप्त किया जा सकता है। साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइमन कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी के इंडियन एक्ट के कामकाज की जांच के लिए एक कमीशन की जो है यानी एक आयोग की नियुक्ति की। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए वह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, कमीशन के सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। उनमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जो साइमन कमीशन था इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं हुए थे। कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में जो है विरोध की लहर दौड़ गई। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का जो है फैसला किया और इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। उस दिन देश के लगभग सभी भागों में हड़ताल हुई। उसी दिन दोपहर को कमीशन के बहिष्कार की घोषणा करने के लिए सारे देश में सभाएं आयोजित की गई। कमीशन जिस स्थान पर भी गया वहां जो है उसके विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। डॉक्टर एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके घोषणा की गई थी कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और एस सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया था। पूर्ण स्वराज की मांग को तेज करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन की स्थापना 1942 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आयंगर, सत्यमूर्ति और शरद चंद्र बोस जैसे कई नेता जो है इस लीग का नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के लिए जो है कांग्रेस पर जोर डाला। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट है पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूर्ण स्वाधीनता की मांग दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है लाहौर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, 1929 में जो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव को पेश किया गया जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, तो स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 का जो दिन है संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 26 जनवरी के विशिष्ट महत्व, जो 26 जनवरी है इसके विशिष्ट महत्व के कारण ही इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया और यह प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो है आरंभ हुआ। कब? 1930 में। पूछा भी कबर, मतलब बहुत बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में। मिलान के लिए भी दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। यह आंदोलन जो है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। यह जो आंदोलन है गांधी जी की जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा था, इससे यह आंदोलन आरंभ होता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। कितने सदस्यों के साथ? तो यहां भी प्रश्न पूछे गए हैं। 78 मेंबर्स के साथ जो है दांडी की ओर जो है ये पैदल या अपनी यात्रा को जो है शुरू करते हैं। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। 385 किलोमीटर दूर है। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कब ये स्टार्ट हुआ और कब ये लोग जो है दांडी पहुंचते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसीलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था, किसी के लिए भी। नमक कानून को तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह जो है त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की जो है यात्रा की। देखिए याद रखिएगा, धरासना जो कि गुजरात में है, धरासना में सरोजनी नायडू जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो धरासना जो कि गुजरात में है, सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू ने नमक के सरकारी भंडार गृहों तथा अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। बाद में लोगों ने कर देने से भी मना कर दिया। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व याद रखिए कौन किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। वे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। नवंबर 1930 में कहां पर? लंदन में। कौन? तो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया, परंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल हुए। वायसराय इरविन ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का जो है प्रयास किया। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। कांग्रेस ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में समझौते को मान लेने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिएगा, कराची जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है कहां, मतलब कब हुआ और जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे, आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया। तो गांधी जी न कि पहला और न कि तीसरा में शामिल होते हैं, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल होते हैं। यह सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में उन मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी जिन्हें जाति और धर्म के भेदभाव के बिना जनता को प्रदान करने का वादा किया गया था।
प्रस्ताव में कुछ उद्योग के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के विकास और मजदूरों एवं किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। गांधी जी के अतिरिक्त अन्य भारतीयों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उनमें भारतीय राजा, हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदायों के नेता जो थे शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी के भारत लौटने के पश्चात 28 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पुनः आरंभ कर दिया गया, जिसके कारण गांधी जी और दूसरे नेता को गिरफ्तारी मतलब कि होना शुरू हो गई। तो गांधी जी और दूसरे नेता जो है गिरफ्तार हुए। लगभग एक साल में 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन को मई 1934 में जो है वापस ले लिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद है देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासित प्रदेशों के अतिरिक्त, यानी ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त भारतीय नवाबों और राजाओं के द्वारा शासित रियासतें भी थी। ये रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने शासन को जो है मजबूत करने के लिए इन रियासतों को बनाए रखा था। इन रियासतों की संख्या करीब 562 थी। कितना? 562। इनमें भारत की करीब 20% आबादी बसी हुई थी। इन 562 रियासतों में जो भारत की आबादी थी लगभग 20%, इन रियासतों में 20% जो है भारत की आबादी जो है बसी हुई थी। और इनमें जम्मू व कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद जैसे कुछ राज्य तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्यों से भी बड़े थे। अधिकांश रियासतों में जनता की दशा शेष देश की जनता की दशा से निम्नतर थी, बहुत नीच थी, कम थी, मतलब कि दयनीय दशा थी। अधिकतर राजा अपनी रियासतों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। ये राजा विलासिता का जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे। देखिए, अगर बात किया जाए तो शिक्षा के प्रसार, गरीबी दूर करने और जनता का जीवन स्तर सुधारने का जो है कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। अनेक रियासतों में अभी भी कई अमानवीय प्रथाएं जारी थी, जैसे बेगारी की प्रथा, यानी बिना मजदूरी दिए लोगों से काम करवाना। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो रियासतों के लोगों में जागरूकता आने लगी। वे जनतांत्रिक अधिकारों और जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इन राज्यों में प्रजामंडल जैसे संगठन स्थापित किए गए। आरंभिक संगठन प्रजा वर्मा आदि के नेतृत्व में राजस्थान की रियासतों में स्थापित हुए। याद रखिएगा, प्रजा वर्मा आदि के नेतृत्व में रियासतों की जनता के ये सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस में एकीकृत हुए। बलवंत राय मेहता, जिन्होंने भावनगर, जो कि गुजरात में, भावनगर में प्रजामंडल की स्थापना की थी, इस नए संगठन के ये सचिव बने। इस संगठन ने मांग की कि भारतीय रियासतों को भारतीय राष्ट्र का अंग माना जाना चाहिए। 20वीं सदी के चौथे दशक में भारतीय रियासतों की जनता का आंदोलन जो है अत्यधिक शक्तिशाली बना। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे राजस्थान में जय नारायण व्यास तथा जमनालाल बजाज, उड़ीसा में सारंगधर दास, त्रावणकोर में एनी मस्केरेन तथा पदमथानु पिल्लई, जम्मू कश्मीर में थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और हैदराबाद में स्वामी रामानंद तीर्थ। देखिए, राजा महाराजा थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने में भी अंग्रेजों की मदद की। ब्रिटिश सरकार ने आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय रियासतों का इस्तेमाल किया। जब देश आजादी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा तो कई राजा महाराजाओं ने दावा किया कि उनकी रियासतें स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। कांग्रेस ने कई वर्षों तक रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों सहित संपूर्ण देश के लिए है, तो रियासतें भी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। जवाहरलाल नेहरू को जो कई वर्षों से रियासतों की जनता के संघर्ष को जो है सहयोग दे रहे थे, जवाहरलाल नेहरू को जो कई वर्षों से रियासतों की जनता जो जनता थे, इनके संघर्ष को ये सहयोग दे रहे थे। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस का इन्हें अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने के प्रयास किए। जो ब्रिटिश सरकार था, अपने शासन को कायम करने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को
कमजोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालना शुरू कर दिया। इसको जो है प्रयास अपना जो है फूट डालने का जो प्रयास था इसको ज्यादा तीव्र कर दिया। उनकी एक चाल सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना भी था। जो सांप्रदायिकता था इसको ये लोग प्रोत्साहन दे रहे थे। सांप्रदायिकता से ही प्रेरित होकर मुस्लिम लीग जो कि 1906 ईस्वी में और हिंदू महासभा जो कि 1915 ईस्वी में जो है 1915 ईस्वी में यह स्थापित हुई थी। तो मुस्लिम लीग 1906 और हिंदू महासभा 1915। सांप्रदायिकता का जहर 1920 के बाद तेजी से फैलने लगा। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन जो है शुरू हुए। इन्होंने विभिन्न जातियों में अक्सर तनाव पैदा किया। 1920 के दशक में जो है धर्म के नाम पर दंगे हुए, अनेक बेकसूर लोग मारे गए। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने 21 दिन का जो है अनशन करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 1931 ईस्वी में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, परंतु उन दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए। 1916 ईस्वी से कुछ वर्ष तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर काम किया था। मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन उसी स्थान और उसी समय उसी समय करने शुरू किए जहां कांग्रेस का अधिवेशन होते थे। 1924 ईस्वी में यह प्रथा बंद हो गई। उसी समय हिंदू महासभा भी सक्रिय हो गई। सिखों के बीच में अगर बात करें तो सांप्रदायिक नेता सांप्रदायिक मांग करने लगे। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रथा पहले आरंभ की गई थी 1932 में सिखों पर भी लागू कर दिया गया। जिस दौर में आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल में पहुंच गए थे, उस समय सांप्रदायिक संगठन जो है अलग रहे। कभी कभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के समय सांप्रदायिक दलों के कुछ नेताओं ने साइमन कमीशन का भी स्वागत किया। राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी भारतीयों की समानता के आधार पर जो है भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया, परंतु सांप्रदायिक दल जो है याद रखिएगा, सांप्रदायिक दल सामाजिक सुधारों के विरुद्ध थे। उनके मतानुसार सभी भारतीयों के हित समान नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना जो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में एक राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए। ज्यादातर मुसलमानों ने पृथक राज्य की जो है मांग का विरोध किया। आजादी के संघर्ष में दूसरे समुदाय के लोगों की तरह मुसलमानों ने भी भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार के दमन को उन्होंने भी झेला था। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी जो है इन्हें दे दी गई थी। तो अशफाक उल्लाह खां का नाम याद रखिएगा। ये जो अशफाक उल्लाह खां थे पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। कांग्रेस मुस्लिमों की अत्यधिक संख्या थी। कांग्रेस मुस्लिमों की जो संख्या थी वो अत्यधिक थी, ज्यादा थी। किसानों और मजदूरों के संगठनों ने समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सभी समुदायों के लोगों को एकजुट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन था, इस राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक महान नेता मुस्लिम थे। मुसलमानों के अधिकांश धार्मिक नेता मुस्लिम लीग और पृथक राज की मांग के विरोधी थे। उन्होंने पहचान की मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है तथा तत्कालीन समस्या विदेशी शासन को समाप्त करना है। मुसलमानों, हिंदुओं, सिख, ईसाइयों और दूसरे धर्म के लोगों के सामने एक समान समस्या थी। क्या समस्याएं थी? तो एक समान समस्याएं थी, गरीबी, पिछड़ेपन और असमानता की समस्याएं। ये सभी कि धर्मों के लोगों के बीच थी। ये सभी समस्याएं समान थी मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और दूसरे धर्म के लोगों के सामने। 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग और हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठनों का कोई खास प्रभाव नहीं था। दलित वर्गों के जो आंदोलन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दलित वर्गों के आंदोलन, सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं के मत तथा कथित निम्न जातियों का उद्धार करना था, इनकी प्रगति करना था। इन आंदोलनों ने तथाकथित निम्न जाति के उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने में और विशेषकर अस्पृश्यता की शर्मनाक प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अछूत जातियों के लोगों के मंदिर प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में कई अभियान आयोजित किए गए। पेरियार के नाम से लोकप्रिय
पेरियार के नाम से लोकप्रिय ईवी रामास्वामी नायकर ने 1909 में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दलित वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, पत्र पत्रिकाएं निकाली, संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दलित वर्गों के हितों की मांगे उठाई। गांधी जी ने अस्पृश्यता की जो कुप्रथा थी, जो छुआछूत की कुप्रथा थी, अस्पृश्यता की कुप्रथा को गांधी जी ने समाप्त करने में या समाप्त करने के काम को जो है बड़ा महत्व दिया था। उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी कई संगठन जो है स्थापित किए थे। देखिए, अस्पृश्यों को उन्होंने हरिजन नाम दिया था। जो अस्पृश्य थे इनको हरिजन नाम दिया गया। इसी नाम की एक पत्रिका निकाली थी 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, तथा कथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया। गांधी जी उस समय जेल में थे। उन्होंने जेल में इस निर्णय के विरुद्ध जो है अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा, मैं चाहता हूं, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का जड़ जो जड़ है, अस्पृश्यता का जड़ मूल से उच्छेदन हो। इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने में मुझे प्रसन्नता होगी। यानी ये अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। अंततः एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन के निर्णय को वापस ले लिया गया और उसी के साथ यह तय हुआ कि तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्गों का संगठन भारतीय समाज के दलित समुदायों के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा जो है ग्रहण की थी। दूसरे कई देशों के लोगों ने भारत की आजादी के लिए सहयोग दिया तथा दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से संगठन स्थापित किए। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांगों के लिए प्रबुद्ध अंग्रेजों का समर्थन जुटाने के लिए जो है 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन स्थापित किया था। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में इंडिया लीग की जो है स्थापना हुई। ब्रिटेन की इंडिया लीग के साथ अनेक मजदूर, समाजवादी नेता और विचारक संबंधित रहे। भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में वी.के. कृष्ण मेनन ने प्रमुख भूमिका निभाई। वी.के. कृष्ण मेनन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध घृणा पैदा नहीं की। इसका महान श्रेय गांधी जी को जाता है। गांधी जी जिन्होंने प्रेम व विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की। भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों के द्वारा स्वाधीनता, जनतंत्र और सामाजिक समानता के लिए किए जा रहे संघर्ष का एक भाग समझा। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था, इसको विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय जनता को विश्व में हो रहे विकास से अवगत कराया तथा आजादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देश की जनता के साथ संबंध स्थापित किए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। ठीक है। उन्होंने कहा था कि आजादी अविभाज्य है, यानी किसी भी देश की आजादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक प्रत्येक राष्ट्र आजाद न हो। उसी प्रकार जनतंत्र, खुशहाली तथा शांति अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों के संघर्ष के साथ संबंध जोड़े तथा 1927 ईस्वी में उत्पीड़ित समुदायों के लिए कांग्रेस ने ब्रुसेल्स में एक बैठक आयोजित की जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, याद रखिएगा, यानी साम्राज्यवाद विरोधी संघ, लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जिसने साम्राज्यवाद को जो है सर्वत्र समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां और कई देशों की आजादी के आंदोलनों के नेता लीग से जुड़ गए थे। इनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन तथा जूलियो क्यूरी जैसे वैज्ञानिक और मैक्सिम गोर्की जैसे साहित्यकार भी जुड़े हुए थे।
कांग्रेस भी इस लीग से जुड़ गई थी। जापान अब जो है एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। उसने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण किया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के विरुद्ध चीनी जनता का समर्थन किया। उन्होंने जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। इस आक्रमण के पश्चात भारतीय चिकित्सकों का एक दल चीन गया और उसने वहां की जनता के कष्ट निवारण के लिए काम किया। इसी समय एक ऐसे हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ जो खुले तौर पर जनतंत्र तथा मानव समानता का विरोधी और युद्ध का पोषक था। इसे फासिस्ट आंदोलन कहते हैं। क्या? फासिस्ट। इटली और जर्मनी में फासिस्ट सरकारें बनी। इन सरकारों ने अपने ही जनता के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयां की और जनता के मूलभूत अधिकार तक छीन लिए गए। हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ़ हुआ था। उसने यहूदियों का संपूर्ण विनाश आरंभ कर दिया। अन्य देशों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। स्पेन के फासिस्टों ने वहां की जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के फासिस्टों को सक्रिय मदद दी। इससे सारी दुनिया की जनता में रोष फैल गया। भारत के राष्ट्रवादी नेता अन्य देश की आजादी और शांति के लिए फासिज्म के खतरे को जो है समझते थे। उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ रही स्पेनवासी जनता का समर्थन किया। भारत सहित कई देशों के लोग स्पेनवासियों के साथ मिलकर जो है उनकी आजादी के लिए लड़ने के लिए स्पेन गए। जवाहरलाल नेहरू तथा वीके कृष्ण मेनन भी स्पेन गए और उन्होंने वहां की जनता को भारतीय जनता के सहयोग का जो है आश्वासन दिया। इटली ने अबिसिनिया यानी इथोपिया पर जो है आक्रमण किया। पश्चिमी देशों के साथ आपसी सहमति करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने पश्चिमी देशों के तानाशाहों की तुष्टीकरण की नीति की निंदा की। इटली के तानाशाह मुसोलिनी इसने जो है नेहरू से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो नेहरू ने उससे मिलने से क्या किया? इनकार कर दिया। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने याद रखिएगा, फलस्तीन की जनता की जो है आजादी के संघर्ष को समर्थन दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फलस्तीन की जनता की आजादी के संघर्ष को क्या किया? समर्थन दिया, सहयोग दिया। 1935 ईस्वी का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज में जो है भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का हो, इसका निर्णय केवल भारतीय जनता ही कर सकती है। सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की। अगस्त 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघ राज्य बनेगा यदि 50% रियासतें इसमें शामिल हो जाए तो। एक्ट ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के स्वरूप की सरकार देने का जो है उल्लेख नहीं किया। 1935 ईस्वी का कानून तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। उसने प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था को लागू की। प्रांतीय सरकारों के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। विधानसभा के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया, परंतु मताधिकार सीमित था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन सरकारों के हाथों में थी। ब्रिटिश सरकार के हाथों में यह शक्ति थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 ईस्वी में जो है एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई और 1937 ईस्वी में होने वाले प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि वह एक्ट को वापस लेने की मांग करेगी। चुनाव में कांग्रेस की भारी विजय हुई। 5 प्रांतों में उसे जो है पूर्ण बहुमत मिला। 3 अन्य प्रांतों में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। मुस्लिम लीग ने, जो अपने को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संगठन मानती थी, उसके लिए सुरक्षित स्थानों में से 1/4 से भी कम स्थान प्राप्त किए। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहां खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, वहां मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान जो है प्राप्त नहीं किया। हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए। उसने 2 अन्य प्रांतों में अन्य दलों की सहायता से जो है सरकार बनाई। केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कुछ अच्छे कार्य भी किए।
कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने शिक्षा का प्रसार किया, किसानों की हालत में सुधार किया, उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध को हटा दिया। इन मंत्रिमंडलों ने भारतीय रियासतों की जनता को भी प्रभावित किया। राजाओं नवाबों के निरंकुश शासन में कष्ट भोग रही जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों की सरकार जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा चलाई जा रही है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता कांग्रेस के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मंत्रिमंडल बनाने के विरोधी थे। देश में किसानों और मजदूरों के संगठनों का प्रभाव बढ़ गया था। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया था। क्रांतिकारी समाजवादी यानी आरएसपी, क्रांतिकारी समाजवादी के संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1940 ईस्वी में बंगाल में। उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी समाजवादी का उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति के द्वारा भारत से बाहर निकाल करके देश में क्या करना, अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में इसको मतलब कि समाजवादी जो क्रांतिकारी समाजवादी है इसकी स्थापना, समाजवाद की स्थापना करना। और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। इस समय तक कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत हो गई थी और इस प्रकार उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। वे पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे और इसके लिए आंदोलन करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नरमवादी नेता पटाभी सीतारामैया के विरुद्ध पुनः चुनाव लड़े और विजयी हुए, परंतु उन्होंने जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना कब हुआ था? 3 मई 1939 को मुक्कर उन्नाव में। उद्देश्य क्या था? तो सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास, ये महासचिव थे, और विश्वंभर दयाल त्रिपाठी ये राष्ट्रीय महामंत्री थे, और नेक्स्ट कौन थे? स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा। देखिए, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां यहां पे आपको ध्यान रखना है। जो महात्मा थे इनकी उपाधि थी किसकी? महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा थी। महात्मा गांधी की एक अन्य उपाधि थी राष्ट्रपिता। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपाधि प्राप्त था वो था गुरुदेव की। वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो सरदार। बारदौली के समय इन्हें वहां की महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो उपाधि दी गई थी देश रत्न की, याद रखिएगा। और देखिए, महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि देने वाले थे वो थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, और महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि थी, विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, और अकबर के द्वारा हर विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया गया था। अकबर ने ही तानसेन को कंठा भरणवाड़ी, याद रखिएगा, कंठा भरणवाड़ी का उपाधि दिया गया था। तानसेन, इनकी उपाधि क्या थी? मतलब कंठा भरणवाड़ी। और मोहम्मद अली जीना को महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी? कायदे आजम की। और चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि प्रदान की थी। इस पर आधारित जो प्रश्न यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो याद रखिएगा, भीकाजी कामा। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। थर्ड नंबर है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था?
तो जयप्रकाश नारायण का। प्रश्न संख्या 4 है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है पूना समझौता का संबंध है। पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो दलित वर्गों से। 6 नंबर है महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? प्रथम आमरण अनशन महात्मा गांधी के द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7 किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1928 में। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामलों में फांसी दे दी गई थी? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। प्रश्न संख्या 9 दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो नरेंद्र देव। 11 नंबर सत्य शोधक समाज से संगठित किया। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया क्या? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्वतंत्र भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। आप अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।